नेक्स्ट बेटा, आज का जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। कि ये जो बेटा वाटर है, जिसमें कल भी हमने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट बेशक प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, तो दोनों के केस में एक सेल के अंदर ऑलमोस्ट 70% वाटर था। तो आज हमारी डिस्कशन इस बात पे होगी कि ये वाटर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये यूनिवर्स के अंदर कितन क्यों है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इतना ज़्यादा क्यों है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी सेल्स हैं उनमें इतना ज़्यादा क्यों है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसको इतना ज़्यादा अहम बना रहे हैं। तो चलें पहले तो बेटा देख लेते हैं, ठीक है, कि इसकी इंपॉर्टेंस अहमियत क्या है, फिर उस अहमियत के पीछे जो वजूहात हैं उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कहते हैं कि वाटर को मीडियम ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिंदा रहने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उस बात का अंदाजा इससे हो सकता है कि इट इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, ठीक है, ये यूनिवर्स में बेटा मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। ठीक है, अगर आप देखें तो बेटा हमारी पूरी अर्थ का तकरीबन 90% एरिया जो 70% एरिया जो है, ठीक है, वो वाटर ने घेरा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, सीज, पॉन्ड्स एटसेट्रा। फिर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तकरीबन 70% या ऑलमोस्ट 65 to 89% बेटा वाटर पाया जाता है। ब्रेन सेल्स की बात की जाए उनमें 85% वाटर है, बोन्स की बात की जाए उनमें 20% वाटर है। और उसके अलावा मजीद अगर बात करें तो बहुत सारे रिएक्शंस बेटा हमारी बॉडी के ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ वाटर की मौजूदगी में होते हैं, एक्वस मीडियम में यानी कि। और कुछ ऐसे रिएक्शन है जो वाटर की मौजूदगी में, ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। फिर फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा ये रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं कि बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, अर्थ पे पानी का इतना ज्यादा होना, रिएक्शंस का वाटर की मौजूदगी में होना, चीजों का वाटर की मौजूदगी में टूटना, वाटर का फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे काम करना, ये सारी चीजें मिलकर, ये सारी खूबियां मिलकर बेटा वाटर को इस इंपॉर्टेंस का हामिल बना रही हैं। वाटर के पास बेटा कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं कि जो उसको इतना इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, ठीक है, कि इतना अबंडेंट उसको बना दिया है। उसमें बेटा हम तीन चार फीचर्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा हम इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि दिस इज अ वेरी यूनिक सॉल्वेंट, यानी कि दूसरे सॉल्वेंट्स की निस्बत बेटा ये एक बड़ा मुनफरद और यूनिक सा है। सेकंड बेटा हम इसकी हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। फिर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन, तीन करेक्टर हो गए। फोर्थ वन बेटा हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर, एंड लास्ट पे बेटा हम इसके प्रोटेक्शन फीचर की बात करेंगे। ठीक है, कि ये सारी प्रॉपर्टीज मिलकर, यानी कि इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, इसका जो प्रोटेक्टिव फीचर्स हैं, इसकी जो आयनाइजेशन है, ये सारी मिलकर वाटर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज से। तो कहते हैं बेटा अगर वाटर की बात की जाए तो दिस इज अ यूनिक सॉल्वेंट, बड़ा मुनफरद किस्म का सॉल्वेंट है। एंड इट इज अ पोलर सबस्टांस, ये पोलर है। वो कैसे? देखिए बेटा कि आम तौर पर जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं वाटर में बेटा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पाए जा रहे हैं ना, वो बॉन्ड है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। आमतौर पर जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता है बेटा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन
टू एटम्स, यानी कि दो एटम्स के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान बेटा इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, यानी कि बाहमी शेयरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल दूसरे के पास ट्रांसफर हो चुका है, बल्कि दोनों के दरमियान वो शेयर्ड है। तो उस वजह से फिर उन पे यानी कि पोल्स नहीं बनते, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं रहते। जबकि वाटर के केस में बेटा क्या है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों वाटर के एटम्स हैं, इनमें से जो ऑक्सीजन है ना, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा बात की जाए तो वो तकरीबन 3.44 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं कि किसी एटम की वो टेंडेंसी, ठीक है, जिसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसका लव है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ऑक्सीजन की क्या है जी 3.44, और हाइड्रोजन की बेटा ऑलमोस्ट कितनी है 2.20। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जब ये बेटा एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इनके दरमियान म्यूचुअल ही शेयर हो रहा है, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर बेटा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ लेना भाई कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा, आप बताएंगे भाई कि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर अगला बंदा कहेगा जी कि कोवेलेंट बॉन्ड पे तो पोल बनते नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस ही नहीं आते, चार्ज ही नहीं आते, आपने कैसे ला दिए? तो आप बताएंगे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो लिहाजा ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती है, उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये वाटर को बेटा एक पोलर सबस्टांस बना देता है, यानी कि जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर फिर बेटा ये एक पोलर सबस्टांस है तो फिर ये दूसरे पोलर सबस्टांसेस के लिए, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ये बड़ा जबरदस्त किस्म का, एक्सीलेंट किस्म का सॉल्वेंट साबित हो सकता है। वो कैसे? कि जब बेटा कोई चीज, यानी कि कोई आयनिक चीज, कोई आयनिक सबस्टांस इसमें डिजॉल्व किया जाएगा तो वो आयनिक सबस्टांस क्या करेगा, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। कैसे? किस चीज ने उसको तुड़वाया? वो इसके पोलर नेचर ने, वाटर की जो पोलर नेचर है ना बेटा, वाटर के ऊपर ऑक्सीजन पे जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, उनकी वजह से जब कोई आयनिक सबस्टांस इसमें हल होगा तो वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन दैट इज बीइंग applied by slightly negative oxygen and slightly positive hydrogen। क्लियर जी? अच्छा, ये तो हो गई बेटा बात पोलर सबस्टांसेस की, कि जो पोलर सबस्टांस है ना बेटा, ये वाटर के अंदर बड़ी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ बेटा जो नॉन आयनिक सबस्टांस हैं, यानी कि जो आयनिक नहीं है, जो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर भी अगर चार्ज ग्रुप्स हैं तो वो भी बेटा वाटर के अंदर टू सम एक्सटेंट डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर बेटा एक कोई नॉन पोलर सबस्टांस है लेकिन उस नॉन पोलर सबस्टांस के ऊपर कोई चार्ज्ड ग्रुप है, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं बेटा C2H5OH, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ना, ठीक है, ये एक चार्ज्ड ग्रुप है। तो ये भी बेटा बेशक ये नॉन पोलर है, लेकिन अगर इसके पास चार्ज्ड ग्रुप है
तो टू सम एक्सटेंट इट कैन बी डिजॉल्व्ड इनटू वाटर। पोलर की तो बेटा ठीक है, क्या ही बात है कि उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में वो डिसोशिएट हो जाएगा और वो वाटर के अंदर बड़ी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉन पोलर सबस्टांस है पर उसके पास कोई चार्ज्ड ग्रुप है, तो फिर वो वाटर के अंदर टू सम एक्सटेंट डिजॉल्व होने की एबिलिटी रखता है। ये तो होगी बेटा बात पोलर और नॉन पोलर की, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर चार्ज की। अभी उसके बाद बेटा हम अगर बात करें ऐसे नॉन पोलर सबस्टांसेस की कि जिनके पास चार्ज भी कोई नहीं है, तो फिर वो क्या आता है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर के अंदर बेटा सॉल्व नहीं होते। ठीक है, वो वाटर के अंदर क्या होगा जी, सॉल्व डिजॉल्व नहीं होंगे, दे विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर, और उनको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक। और इन्हीं की वजह से बेटा डिफरेंट किस्म के बैरियर्स सेल्स वगैरह में क्रिएट होते हैं। तो ये पॉइंट को बेटा जरा समझिएगा। मैंने सबसे पहले बेटा आपको क्या बताया कि वाटर जो है ये एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर इसको किस चीज ने बनाया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, उसकी वजह से ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये पोलर चीज़ों में, पोलर सॉल्वेंट्स में ये बड़ी अच्छी तरह से हल हो जाते हैं। और जो नॉन पोलर सबस्टांस अगर चार्ज ग्रुप रखते हैं तो वो भी सम एक्सटेंट तक इसमें डिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन पोलर सबस्टांस है और उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, वो हाइड्रोफोबिक रहेगा, वो इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। और उस इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि नॉन पोलर सबस्टांस वाटर के अंदर हल नहीं होते, इसी वजह से तो बेटा बैरियर बन रहे हैं। और इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जो फास्फोलिपिड की बाइलेयर है ना, ये क्यों बन गई है, ठीक है, जबकि अगर हम इसकी बात करें ना बेटा, तो ये क्यों बन गई है ये बाइलेयर, ठीक है, तो इसके बनाने के पीछे रीजन क्या है कि ये लिपिड्स जो थे ना, ये वाटर के अंदर, क्योंकि ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला रीजन, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर तो तकरीबन जो साइटोसोल था वहां पे 90% पानी था। तो 90% पानी बेशक यहाँ पे है, लेकिन वो इन लिपिड्स को कंप्लीटली अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर सका। और इसी यानी कि नॉन पोलर अनचार्ज्ड ग्रुप्स को डिजॉल्व ना करने की वजह से ही तो बेटा ये बैरियर बना है। अगर ये इनको भी अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता, यानी कि नॉन पोलर अनचार्ज्ड सबस्टांसेस को भी अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता, तो फिर कभी भी बेटा कोई बैरियर ना बन सकता, फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल ना रहती। ठीक है, तो इसकी इसी प्रॉपर्टी ने, यानी कि किसी सबस्टांस के लिए ये किसी और तरह से काम कर रहा है, दूसरे के लिए कुछ और तरह से काम कर रहा है, तीसरे के लिए कुछ और तरह से काम कर रहा है। तो ड्यू टू इट्स डिफरेंट अफिनिटी फॉर डिफरेंट सबस्टांसेस, ठीक है, इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये तो हो गई बेटा इसकी बात, यानी कि सॉल्युबिलिटी की, कि किस में ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, किस में नहीं होगा, और किस में ये टू सम एक्सटेंट होगा। उसके बाद बेटा क्या बात की जाती है कि जो इस सॉल्वेंट के अंदर जो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, जिस मोशन को हम बेटा कहते हैं ब्रोनियन मोशन। ठीक है, ब्रोनियन मोशन यानी कि वाटर के अंदर जो आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, यानी कि पोलर सबस्टांसेस के, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और उनकी इस मूवमेंट को ब्रोनियन मोशन कहते हैं। जिसकी वजह से, ब्रोनियन मोशन की वजह से उनके दरमियान बेटा कोलिजन्स होंगी, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, इसी तरह बेटा फिर जो इंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, वो उनको एक्वस मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर बेटा कोलिजन्स जो हैं आइंस और मॉलिक्यूल्स की ब्रोनियन मूवमेंट की वजह से, ब्रोनियन मोशन की वजह से ज़्यादा होंगी और रिएक्शंस होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि वाटर जो है ये पोलर सबस्टांस है। पोलर सबस्टांसेस के अंदर
पोलर सबस्टांसेस को ये अपने अंदर बड़ी अच्छी तरह से डिजॉल्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो आयनिक होते हैं। जब वो इसके अंदर हम उनको डालेंगे तो वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो नॉन आयनिक सबस्टांसेस हैं लेकिन अगर उनके पास चार्ज ग्रुप है तो वो भी बेटा टू सम एक्सटेंट वाटर के अंदर डिजॉल्व होंगे लेकिन मुकम्मल तौर पर हल नहीं होंगे। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें ऐसे सबस्टांसेस की कि जो नॉन आयनिक हों, नॉन पोलर हों और उनके ऊपर चार्ज भी कोई ना हो, तो वो वाटर के अंदर कंप्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होंगे और इन्हीं की वजह से डिफरेंट किस्म के बैरियर्स बनते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा सॉल्वेंट है कि जब ये अपने अंदर डिजॉल्व होने वाले जो आयनिक सबस्टांसेस हैं, ठीक है, उनको अपने अंदर डिजॉल्व करेगा तो उनके जो आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे। उनकी इस मोशन को, ठीक है, हम ब्रोनियन मोशन कहेंगे और इस मोशन को डिस्प्ले करते हुए वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या एक दूसरे के साथ टकराएंगे और रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी वजह से बेटा डिफरेंट एंजाइम जो हैं उनको केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए एक्वस मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक्वस मीडियम में ब्रोनियन मोशन होगा, ब्रोनियन मोशन में आयंस और मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और कोलिजन्स होंगी तो रिएक्शंस होने के चांसेस फिर ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट बेटा सेकंड प्रॉपर्टी जो वाटर की है जो इसको इंपॉर्टेंट बना रही है दैट इज इट्स हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बेटा हम किसे कहते हैं? हीट कैपेसिटी बेटा हम हरारत की उस अमाउंट को कहेंगे जो जरूरी होगी, जिसकी जरूरत पड़ेगी किसी सबस्टांस के, किसी शय के टेम्परेचर में मिनिमम इंक्रीज करवाने के लिए। दोबारा सुनिए बेटा, हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी सबस्टांस, किसी शय के टेम्परेचर में, के दर्जा हरारत में मिनिमम इंक्रीज करवाने के लिए, यानी कि उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी, जितनी हरारत की जरूरत पड़ेगी, उसको बेटा कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर बेटा वाटर की बात की जाए तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी है ये ज्यादा है, यानी कि ये क्या करेगा बेटा, अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ये लॉट ऑफ हीट को अब्सॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा जी? लॉट ऑफ हीट को अब्सॉर्ब करेगा, बहुत ज्यादा हरारत को ये अब्सॉर्ब करेगा। तो जब ये बहुत ज़्यादा हरारत को ऑब्जर्व करेगा तो उसकी वजह से बेटा इसका टेम्परेचर जो है वो इजीली चेंज नहीं हो सकता, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा हरारत की ज़रूरत पड़ेगी अगर इसने अपना टेम्परेचर चेंज करवाना है। ठीक है जी, तो कहते हैं जी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो हम कहते हैं जी 1 है। मसलन ठीक है कि अगर हम वाटर के 1 ग्राम का जो टेम्परेचर है उसको 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो वाटर का 1 ग्राम जो है वो 1 कैलोरी जो है उसको अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जितनी कैलोरीज जो वो बेटा अब्जॉर्ब करेगा उसको हम क्या कहेंगे जी? दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो दोबारा सुने बेटा, हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी सबस्टांस के टेम्परेचर को मिनिमम इंक्रीज करवाने के लिए जितनी हरारत की जरूरत पड़ेगी उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। मसलन कि अगर हम वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड करवाना चाहते हैं तो वहां पे हम हरारत की जितनी कैलोरीज खर्च करेंगे, जितनी कैलोरीज की जरूरत होगी, वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। तो कहता है कि बेटा वाटर की जो हीट कैपेसिटी है ना ये दूसरे लिक्विड्स की निस्बत ज्यादा है, हायर है। क्यों? क्यों ज्यादा है? क्योंकि बेटा इसकी एक प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या है?
इससे मुराद ये है कि बेटा जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहेंगे ना, तो वो मॉलिक्यूल आपस में वीक लिंकेजेस, वीक बॉन्डिंग्स बना लेते हैं, जिन बॉन्डिंग्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बेटा दोबारा सुनिए, मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कि जब आप बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रखेंगे, ये जो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके जो हाइड्रोजन और नेगेटिव ऑक्सीजन हैं, वो एक दूसरे को, यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उनमें जो वीक लिंकेज बनेगी वो बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो होता क्या है कि बेटा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो पहले तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, फिर जाके टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसलिए वाटर की जो हीट कैपेसिटी है, यानी कि वाटर का अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ाना हो, तो ये ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है दूसरे लिक्विड्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हीट तो बेटा पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगी और फिर जाके इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है बेटा, यानी कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये वाटर को एक टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम करने देती है। ठीक है, यानी कि हॉट इन्वायरमेंट में बेटा ये वाटर बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर या सेल का इंटरनल टेम्परेचर है, उसको इतनी जल्दी राइज नहीं होने देती, क्योंकि वाटर जितनी भी हीट है उसको खुद ऑब्जर्व कर लेगा और अपना टेम्परेचर बहुत कम इंक्रीज करते हुए सेल के टेम्परेचर में फर्क नहीं आने देगा। जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो वाटर की है, जो इसको एक इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट बना रही है, ठीक है, या इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल बना रही है, डेट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन बेटा क्या है? हीट की वो अमाउंट, हीट की वो अमाउंट जो कोई लिक्विड अब्जॉर्ब करके अपने 1 ग्राम को वेपर्स में कन्वर्ट करे, उसको बेटा हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। दोबारा सुनिए बेटा, लेट्स सपोज ये एक लिक्विड है, ये लिक्विड अपने 1 ग्राम को वेपर्स में यानी कि गैसेस में कन्वर्ट करवाने के लिए जितनी हीट बेटा कैलोरीज की शक्ल में, ये बेटा कैलोरी जो है ना, ये हीट का यूनिट है, हीट जितनी कैलोरीज अब्जॉर्ब करेगा, वो कैलोरीज बेटा उसकी क्या कहलाएंगी? हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, दोबारा सुनिए बेटा, मैंने क्या बताया कि एक लिक्विड, एक माया, हरारत की जितनी कैलोरीज को अब्जॉर्ब करके अपने 1 ग्राम को बुखारात की शक्ल में उड़ा दे, बुखारात में चेंज कर दे, उस हरारत की अमाउंट को बेटा हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर जी? तो कहता है बेटा कि हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर वाटर के केस में हम डिस्कस करें, तो ये हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरीज पर ग्राम ऑफ वाटर वेपराइज, यानी कि वाटर के 1 ग्राम को वेपराइज होने के लिए जो हीट रिक्वायर हो, उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। तो वाटर की बेटा हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो कितनी है? 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। यानी कि अगर वाटर के 1 किलोग्राम ने, वाटर के 1 किलोग्राम ने बेटा वेपर्स में चेंज होना है, तो ये हरारत की कितनी कैलोरीज ऑब्जर्व करेगा? 574 किलो कैलोरीज ऑब्जर्व करेगा। और याद रहे बेटा कि जो एक कैलोरी होती है ना, ये बराबर है 4.18 जूल्स के। ठीक है, तो ये बेटा अपने एमसीक्यूज के लिए ये आप याद रखेंगे कि वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये कितनी है? 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। यानी कि अगर वाटर के 1 केजी ने, वाटर के 1 किलोग्राम ने वेपर्स में चेंज होना है,
तो वो तकरीबन हरारत की 574 किलो कैलोरीज जो है वो ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अभी इस हीट ऑफ वेपराइजेशन को बेटा हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है? तो कहता है बेटा कि ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना वाटर की, ये अपना बहुत ही अहम रोल अदा करती है। कहाँ पे? मसलन बॉडी का बेटा टेम्परेचर जो है ना, यानी कि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हुए, उन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के नतीजे में बॉडी के अंदर बेटा हीट जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। वो क्या हुई जी? बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई। अभी ये हीट बेटा अगर बॉडी के अंदर ही रहेगी ना, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। इसलिए इस हीट को ना लॉस करना, इस हीट को बेटा इससे जान छुड़वाना जरूरी है। तो यहाँ पे इस हीट से जान छुड़वाने में वाटर अपना रोल प्ले करता है। कैसे? कि वाटर बेटा इस बहुत ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा और वेपर्स की शक्ल में बॉडी की सरफेस से उड़कर पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये हीट जो प्रोड्यूस हुई थी ना, ये वाटर ऑब्जर्व कर लेगा और इसको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने नहीं देगा। बस बेटा इस हीट ऑफ वेपराइजेशन ने क्या काम किया कि जो हीट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के नतीजे में बॉडी में बनी थी, वाटर ने उस हीट को किया ऑब्जर्व और क्या हुआ? वेपर्स की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये बेटा वेपर्स की शक्ल में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। और आपने केमिस्ट्री में बेटा पढ़ा होगा कहीं पे कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, कि जिस सरफेस पे इवेपोरेशन होती है, यानी कि जिस सरफेस से लिक्विड जो है वो वेपर्स की शक्ल में उड़ता है, वो सरफेस पीछे से कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जब बेटा वाटर इस सारी हीट को अब्जॉर्ब करके वेपर्स की शक्ल में उड़ जाएगा, पीछे वो क्या छोड़ जाएगा? कूलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। और इसकी बेटा वो इस बात का वो इस इधर इस तरह से एलेबोरेट करता है कि अगर सिर्फ 2 मिलीलीटर वाटर जो है ना वो इवेपोरेट हो, यानी कि हमारे पास 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर में होते हैं बेटा 1000 मिलीलीटर, और उन 1000 मिलीलीटर में से सिर्फ 2 मिलीलीटर अगर बुखारात की शक्ल में उड़ जाए ना, तो पीछे जो 998 मिलीलीटर वाटर बचा ना, उसका टेम्परेचर तकरीबन वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर जाते हैं। ठीक है, तो लिहाजा बेटा कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने की वजह से और बॉडी की जो एक्सेसिव हीट जो है उससे पीछा छुड़वाने में किसका रोल है? वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन का। अगर वाटर इतनी ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब करके वेपर्स की शक्ल में ना उड़ता, तो बॉडी बेटा उस एक्सेसिव हीट से कभी भी छुटकारा हासिल ना कर सकती। बदले में क्या होता कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से डिस्टर्ब हो जाता, जिसका बॉडी के ऊपर बेटा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता।